हेलो क्लास 12th, दिस इज़ उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था ये, और एक्चुअली इतने दिन से ये वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज मैं आपके चैप्टर के अंदर से इस चैप्टर के, ये जो आपका यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके एमसीक्यूज़ ढूंढ रही थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके टर्म 1 में आने के पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है इनसे बाहर बिल्कुल भी एमसीक्यूज़ नहीं जाने चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक क्लास में रहना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्या दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, या कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, या फिर ड्राइंग कंक्लूजन, या फिर ऑल द अबव। आपसे पूछा जा रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, इसमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं वापस से आप लोगों को बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग वीडियो को सेव कर लेना, या मतलब जैसे भी आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं वैसे रखिएगा, ताकि आपको ये काम आए जब आपका एग्ज़ाम हो। सेकंड क्वेश्चन, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, वर्टिकल एनालिसिस को और क्या बोला जाता है। फर्स्ट, स्टैटिक एनालिसिस, या डायनामिक एनालिसिस, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, या फिर नन ऑफ दीज। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है वापस से क्वेश्चन, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, आंसर देखते हैं। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड होना चाहिए था, गलती से फोर्थ लिख गया है, ठीक है। क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, डायनामिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, या फिर एक्सटर्नल एनालिसिस। अगर आपको पता है तो फटाफट से आंसर करो, नहीं पता है तो मैं आंसर के साथ बढ़ रही हूँ। एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वर्टिकल एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है, स्टैटिक एनालिसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बच्चे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ये 4 है बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को और क्या बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस। बच्चों, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ो और इनको अच्छे से कहीं सेव करके रखो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, या फिर एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट को बोलते हैं हम वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, या अकाउंटिंग रेशियो, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मोस्ट कॉमन यूज हैं, कौन कौन से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, या फिर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या पूछा जा रहा है, वापस क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है भाई, द आंसर इज एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेन परसेंटेज एनी ईयर इज सेलेक्टेड एज, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेन परसेंटेज क्या है? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बेस ईयर या फिर नन ऑफ दीज। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सॉरी, बेस ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टूल फॉर कंपैरिजन, हाँ, टूल फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट या ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं इन क्वेश्चंस में से बहुत ही कम क्वेश्चन के लिए ऐसा बोलूँगी कि ये कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। टूल फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है? ट्रेंड रेशियो आर ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या फिर वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है भाई? सॉरी, हाँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न या फिर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंसर्न या फिर बोथ ऑफ दैम या फिर नन ऑफ दीज। क्या चीज़ होगा? जल्दी से बताओ। कुछ क्वेश्चंस अपने जो आपका कॉमन सेंस है उससे भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है? दोनों ही चीज़ें शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न या फिर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंसर्न, दोनों ही चीज़ों को शो करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया जा रहा है आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को, मतलब मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा, ए एंड बी बोथ, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज आर नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेथड नहीं है? रेशियो एनालिसिस नहीं है, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं है या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें से कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेथड नहीं है। रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है और ट्रेंड एनालिसिस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप कि आप लोग, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मतलब जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ। आपको अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली प्रिपेयर्ड इन प्रोपोर्शन या इन परसेंटेज या बोथ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वापस सुनो और अपना आंसर भेजो। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली प्रिपेयर्ड, हाँ जी, देखो इन परसेंटेज। कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो परसेंटेज में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे? मैं आधा आधा क्वेश्चन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट रेफर टू दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल या टोटल कॉस्ट आर लेस देन टोटल सेल या टोटल कॉस्ट आर हाफ ऑफ द टोटल सेल या फिर टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर टू दैट पॉइंट
ब्रेक इवन पॉइंट इनमें से किसको रेफर करता है? टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल को, या टोटल कॉस्ट आर लेस देन टोटल सेल को, या टोटल कॉस्ट आर हाफ ऑफ द टोटल सेल को, या फिर टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल को। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं डी वाला आंसर सही है, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। यस एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछला वाला। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप देख लेना। ठीक है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर बता दो फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, वर्टिकल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लक्चुएशन एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, जल्दी से बताओ। स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स या फिर फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर डिवेंचर होल्डर्स या ऑल ऑफ दीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल, हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ दीज। मतलब मुझे लगता है सबको पता होगा, ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, या फिर जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या फिर सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बेस ऑफ द एनालिसिस। हाँ जी, क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, ये क्या करता है, क्यों, क्या इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, या फिर जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या फिर सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बेस ऑफ द एनालिसिस। देखो इससे कोई लेना देना है नहीं डी वाले से। ठीक है, फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर बी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज शो बाय द इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सर्टेन पीरियड, बैलेंस ऑफ कैश बुक या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है व्हाट इज शो बाय द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसमें से क्या शो करती है बच्चों? एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जो अकाउंट्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को शो करती है जो सर्टेन पीरियड का होता है, या बैलेंस ऑफ कैश बुक को शो करती है, या फिर नन ऑफ दीज को शो करती है। बताओ जल्दी से। द आंसर इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज शो बाय बैलेंस शीट। बच्चों ये वाले क्वेश्चन से कि क्या क्या शो करता है, इनकम टैक्स क्या, सॉरी मतलब इनकम स्टेटमेंट क्या शो करती है, बैलेंस शीट क्या शो करती है। आई एम 100% श्योर कि इनमें से आपको कम से कम एक, दो या हो सकता है 2 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। क्योंकि मतलब ये समझा जाता है कि एटलीस्ट आपको ये पता होना तो चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना। ठीक है, क्या है भाई, बैलेंस शीट क्या शो करती है, एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट शो करती है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक डेट शो करती है, या फिर नन ऑफ द अबव शो करती है। जल्दी से बताओ बैलेंस शीट क्या शो करती है इनमें से, जल्दी से। द आंसर इज, अच्छा मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ।
इसका आंसर होगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑन अ स्पेसिफिक डेट, है ना, यही तो बैलेंस शीट शो करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd और ये आपके आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है टू एक्सेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है टू मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, या सी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है टू एसेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, या डी है ऑल ऑफ द अबव। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं वापस से बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जल्दी से बता दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया है। वो पूछ रहा है आपसे कि फॉलोइंग पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस का, तो ये सारे ही हैं। करंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म भी है, मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म भी है, सॉरी, या टू एक्सेस द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म भी है। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इस चैप्टर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाय, थैंक यू सो मच।